और अब खबरें तफसील से। पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी हामी और वारिस पंजाब की सरबराह अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को नकोदर के पास से गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस के अफसरान ने अमृतपाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधी हुई है। इससे कबल पुलिस ने अमृतपाल के 6 साथियों को गिरफ्तार किया था, तब अमृतपाल फरार हो गया था। अमृतपाल सिंह के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर समेत 3 मुकदमा दर्ज हैं। इसी सिलसिले में यह कार्रवाई की जा रही है। उधर पंजाब के कई इलाकों में कल दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवराज सिंह ने कहा है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस और कमलनाथ की सियासत का खात्मा कर देंगे। अमित शाह के दौरे का जायजा लेने के लिए शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा गए थे। कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत करने आएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में जन अभियान परिषद के महाकुंभ में शिरकत की। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हुकूमत समाज की तरक्की के लिए लगातार काम कर रही है। शिवराज ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। भोपाल के जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समितियों और स्वैच्छिक संगठनों के महाकुंभ में सीएम शिवराज शामिल हुए। संगठन की तारीफ करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि समाज के विकास के लिए लगातार संगठन काम कर रहा है। समाज के लिए जीना संगठन का मंत्र है। उन्होंने कहा कि सब मिलकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सीएम ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि वट वृक्ष को काटने की पूरी कोशिश कांग्रेस ने की। जन अभियान परिषद को खत्म करने की कोशिश की। मेरे सीएम सीएलडीपी के बेटा बेटी, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया गया। नवांकुर प्रस्फुटन समितियां, सबको फंड देना बंद कर दिया। इनने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, ये तो बता दो कमलनाथ। सीएम ने लाडली बहना योजना का कार्यक्रम में जिक्र किया और कहा कि 2.5 लाख से कम आय वाली बहनों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई प्रूफ नहीं लिया जाएगा। वहीं भोपाल में ही सीएम ने प्लांटेशन कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी को निशाने पर लिया। सीएम ने राहुल गांधी को अपरिपक्व करार दिया। राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है, अपरिपक्व हैं। लेकिन इस अपरिपक्व नेता को कांग्रेस वाले जबरन में राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं। विदेश में दिए बयान को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। संसद में उनके माफी मांगने की मांग की जा रही है। वहीं लाडली बहना योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे लेकर महिलाओं में उत्साह है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में सीमांचल के दौरे पर हैं। पूर्णिया के बायसी में असदुद्दीन ओवैसी ने अवामी रैली और जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए उन पर निशाना साधा। वहीं आरजेडी के लीडरों ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी और असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से करीब 1800 किलोमीटर दूर बिहार के पूर्णिया पहुंचे और बिहार की सियासत में हलचल शुरू हो गई। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे ओवैसी ने पूर्णिया के बायसी में जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी के निशाने पर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, याद रखो तुम्हारी भी हैसियत जो वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो और भी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। वैसे तो बिहार की सियासत में ये हलचल ओवैसी के दौरे के पहले ही शुरू हो गई थी। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने ओवैसी की पार्टी को धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टी करार दिया था।
और कई बार ऐसा भ्रम होता है जैसे हिंदुओं के वर्ग विशेष हितों की रखवाली एकमात्र पार्टी बीजेपी है और मुस्लिम हितों की रखवाली एकमात्र पार्टी AIM है। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में किसी के आने जाने पर रोक नहीं, बहुत लोग आए और गए। अरे छोड़िए ना, आने के लिए तो बिहार में किसी को रोक है क्या? बिहार में तो हर आदमी आ सकता है घूमने में कहाँ किसी को रोक। अमित शाह भी आ रहे हैं तो आते रहे। 2015 में ही कैंपे किए हुए थे। ओवैसी के दौरे के बाद बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पार्टी छोड़ने वाले विधायकों को गद्दार कहा, तो असदुद्दीन की पार्टी छोड़कर RJD ज्वाइन करने वाले बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता डाला। कपड़े कर पड़ा हो, जहाँ मासूम बच्चे दवाओं से महरूम हो, वो गद्दार कैसे बिक गया? इनके बिकने पर हैरत है, इन बिकाऊ लोगों के खिलाफ। भाजपा को मजबूत करने का लक्ष्य असदुद्दीन ओवैसी और बिहार में अख्तरुल ईमान का है। मुस्लिम बहुल सीमांचल बिहार की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि सितंबर में अमित शाह की सभा हुई, फरवरी में महागठबंधन की महारैली हुई और मार्च में ओवैसी पहुंचे। महागठबंधन के नेता ऑन कैमरा भले न स्वीकारें, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतने वाली AIMIM चीफ ओवैसी के दौरे ने महागठबंधन का टेंशन जरूर बढ़ा दिया है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, पटना से धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। जो वाकया नहीं हुआ, उस वाकये की फर्जी वीडियो ने बिहार से तमिलनाडु तक तहलका मचा दिया था। सड़क से असेंबली तक हंगामा होता रहा। पार्टी से लेकर फैमिली तक लोग परेशान रहे। मजदूरों का पलायन भी हुआ। इसी फर्जी वीडियो मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया है। मनीष कश्यप से पूछताछ के लिए तमिलनाडु की पुलिस भी पटना पहुंच गई है। EOU की टीम मनीष कश्यप को लेकर पटना पहुंच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बेतिया की जगदीशपुर थाने की हाजत में बंद ये हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप। तमिलनाडु हिंसा से जुड़े फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोपी मनीष कश्यप कई दिनों से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल रहा था, लेकिन पुलिस ने जैसे ही मनीष के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की, इसने बेतिया के जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया। तो लगातार EOU के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई की। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के श्रमिकों की पिटाई से जुड़ी भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप है। मनीष कश्यप कितना नोटोरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते कि तमिलनाडु मामले में जब आर्थिक अपराध इकाई ने इसके ऊपर 2 केस दर्ज किए, तो इसकी एक दूसरी फर्जी प्रोफाइल से गिरफ्तारी की अफवाह उड़ा दी गई, जिसके बाद उसके ऊपर एक और मामला दर्ज हो गया। लेकिन मनीष कश्यप की क्राइम कुंडली यही खत्म नहीं होती है। मनीष कश्यप पर और भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मनीष के ऊपर 7 मामले तो सिर्फ बेतिया में ही दर्ज हैं, जबकि 5 मामलों में मनीष कश्यप चार्जशीटेड है। पुलिस और EOU से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन जब कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी तो ये फरार हो गया। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद शनिवार की सुबह पुलिस की टीम मनीष कश्यप के गांव महना डुमरी पहुंच गई। पुलिस ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, इसके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मनीष कश्यप को लेकर पटना आ चुकी है। देखना ये होगा कि बिहार पुलिस, तमिलनाडु पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की पूछताछ में मनीष कश्यप और कितने राज उगलता है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बालाघाट जंगल में चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 ट्रेनी पायलट की मौत हो गई।
एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार होते ही जलकर खाक हो गया। माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट में खराबी की वजह से ये हादसा पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिचर को दिल्ली में मिलेट से मुतालिक 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी इन्होंने 2023 में मनाए जाने वाले ग्लोबल मिलेट्स ईयर के मौके पर डाक टिकट के साथ साथ 75 रुपए की एक यादगारी करेंसी सिक्के की भी नकाबकशाई की। इस दौरान मिलेट्स पर एक वीडियो पेश किया गया जिसे हुकूमत का श्री अन्ना ने नाम दिया है। ये वीडियो इस तकरीब के दौरान भी जारी किया गया और ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद में वाक़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को अब ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर नामजद किया गया है। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और 6 ममालिक के इनके हममनसब इस तकरीब में मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब के दौरान इथियोपिया और गियाना के सरबराहान ममलिकत के वीडियो पैगामात भी चलाए गए। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। इसमें ग्राम पंचायतें, कृषि केंद्र, स्कूल, कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हमारे साथ शामिल है। इंडियन एम्बेसी से लेकर कई देश भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। भारत के 75 लाख से ज्यादा किसान आज वर्चुअली हमारे साथ इस समारोह में मौजूद है। ये भी इसके महात्म्य को दर्शाता है। मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान में शनिचर को 126 दिनों बाद एक दिन में कोरोना वायरस के 800 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। मरकजी वजारत सेहत के आंकड़ों के मुताबिक 841 नए मामले सामने आने के बाद मुस्बत केसों की तादाद बढ़कर 5389 हो गई है। सरकारी आदाद और शुमार में कहा गया है कि मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़कर 4,46,94,349 हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से झारखंड और महाराष्ट्र में एक एक मौत, जबकि केरल में 2 अमवात हुई हैं। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से सबको डराना शुरू कर दिया है। 126 दिन बाद 800 से ज्यादा अधिक मामले सामने आए हैं। 843 नए मामले आए, जिसके बाद एक्टिव संख्या जो है वो 5379 हो गई है। और जिस तरीके से लगातार नए मामले आ रहे हैं तो ये फिर से चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। 19 राज्यों में देखा गया है कि लगातार जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए एक हेल्थ एडवाइजरी भी जो है वो जारी की गई है।
5 राज्यों को जो है वो पत्र लिखकर ये निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, मॉनिटरिंग की जाए और जो प्रोटोकॉल पहले फॉलो किया जाता था वो किया जाए। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। और अब ये भी सामने आ रहा है कि जो 76 मामले सामने आए वो एक नए वेरिएंट के आए हैं, तो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जो है वो वायरल की दिक्कतें भी बहुत ज्यादा हो गई, तो अब ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग जो है जल्द से जल्द टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के बाद जो है अगर उनको ऐसे लक्षण है तो पहले जैसे प्रोटोकॉल को फॉलो करते थे वैसे ही करते रहें। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। हाल के दिनों में बिहार में अगवा के कई वाकयात सामने आए हैं। असम के तितलिया से अगवा किए गए 2 बच्चों को वैशाली के महुआ से रिहा करवाया गया, तो मुजफ्फरपुर के मगवी डॉक्टर के बेटे को आरा से छुड़वाया गया। लेकिन बेहटा के टीचर का बेटा अब भी लापता है। इसके लिए 40 लाख की फिरौती मांगी गई है। एक रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार में लौट रहा अपहरण राज? ये सवाल यूं ही नहीं है, इसके पीछे है अपहरण की वो घटनाएं जो हाल में घटी हैं। वैशाली के महुआ से 2 बच्चे बरामद, आरा से मुजफ्फरपुर का डॉक्टर बेटा बरामद, बिहटा से लापता शिक्षक पुत्र का सुराग नहीं। अब जरा विस्तार से पूरे मामले को समझ लीजिए। वैशाली के महुआ से पुलिस ने 2 बच्चों को मुक्त कराया है, जिनका अपहरण 16 मार्च को असम के गुवाहाटी स्थित तितलिया जलुकवारी थाना इलाके से हुआ था। मुजफ्फरपुर पुलिस से मिली तकनीकी साक्ष्य के आधार पर वैशाली पुलिस को ये कामयाबी मिली। अपहरण के एक और मामले में पुलिस को सफलता मिली है। मुजफ्फरपुर के कांटी से किडनैप हुए डॉक्टर एसपी सिंह के बेटे विवेक को आरा से सकुशल मुक्त करा लिया गया है। इस मामले में विवेक के घर में रेंट पर रह रहे किराएदार रवि कुमार की भूमिका संदेह के घेरे में है, जिसे पुलिस ने जैसे ही हिरासत में लिया, अपराधियों ने विवेक को छोड़ दिया। नहीं, पापा वहाँ से फोन किए हैं कि मिल गया है बच्चा। मिल गया है? कहाँ से मिले? ये तो अभी नहीं है, बस सीधे आया डीएसपी, सब लोग आए हैं, डीएसपी साहब फोन करें बच्चा को बरामद। बच्चा बरामद हो गया है और नगर थाना में, शायद वही आर्य नगर थाना में। 2 मामलों में तो पुलिस को कामयाबी मिली, लेकिन बेटा के शिक्षक के बेटे का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। घटना के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। वहीं अपराधियों ने एक बार फिर से शिक्षक राजकिशोर पंडित के मोबाइल फोन पर मैसेज कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। तुषार कुमार का ये आवास है। यहाँ से लगभग 16 तारीख को 6:30 बजे शाम में घर से निकला था और उसके बाद से जो है अभी तक लगभग जो है आज दूसरा दिन है और अभी तक उसका अता पता नहीं चला है। एसटीएफ की टीम जो है पूछताछ कर रही है और पुलिस की टीम भी जो है पहुंची थी, पूछताछ कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या फिर खड़ी हो गई किडनैपिंग इंडस्ट्री? अपहरण को रोकने में पुलिस नाकाम क्यों? क्या खत्म हो गया पुलिस का इकबाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख हो गए हैं, जबकि इन पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी और केस की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी हो गई। इमरान खान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में के मौके पर पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद ने भी अदालत में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की जानिब से पीटीआई कारकुनों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान पीटीआई कारकुनों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दरवाजा तोड़ दिया और मुश्तइल कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया, जबकि अहाता अदालत के बाहर खड़ी 10 मोटरसाइकिलों को आग भी लगा दी गई। इमरान खान के वकील की जानिब से अदालत में इमरान खान की अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई और अदालत से इस्तदा की गई कि इमरान खान को गाड़ी में ही हाजिरी लगाने की इजाज़त दी जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। लाहौर पुलिस ने जमा पार्क में ऑपरेशन किया और गेट तोड़कर इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हो गई। पुलिस के हमराह मौजूद एंटी एनक्रोचमेंट की टीम ने क्रेन के जरिए इमरान खान के घर का दरवाजा और दीवार तोड़ा और रिहाइशगाह के बाहर मौजूद मोर्चों और तजावुजात को भी हटा दिया गया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के दर्जनों से जायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि इमरान खान के घर के अंदर से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग भी की गई और पेट्रोल बम और पत्थर भी फेंके गए, जिसके बायस पुलिस के 3 से ज्यादा एहलकार को पत्थर लगने से जख्मी हो गए हैं वो। और पुलिस का कहना था कि जमा पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द डंडा कारकुन मौजूद थे। कारकुन जमा पार्क में वाक़ ग्राउंड और इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब कैंपों में मौजूद थे। पुलिस की जानिब से जमा पार्क में मौजूद कारकुनों पर लाठी चार्ज भी किया गया। इमरान खान की रिहाइशगाह से पेट्रोल बम बनाने वाली बोतलें भी बरामद हुई हैं और गुलेलें भी और कच्चे भी मिले हैं। पुलिस ने दावा किया है कि इमरान खान की रिहाइशगाह से चंद राइफलें भी बरामद हुई हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इमरान खान की रिहाइशगाह से 5 मजीद क्लाशनकोफ बरामद हुई हैं। इमरान खान की रिहाइशगाह से गोलियां भी बरामद हुई हैं, ऐसी भी इत्तलात हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अरेस्ट करने का, और इससे साबित हो जाती है इनकी बदनीयती। मैं इस्लामाबाद की अदालत में पहले भी जा रहा था। इन्होंने जो मेरे घर के ऊपर हमला किया, वो ये मकसद नहीं था कि मुझे इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना, मकसद ये था कि मुझे जेल में डालना। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की ये उसकी डिमांड है कि इमरान खान को जेल में डालो और इलेक्शन में वो हिस्सा ना ले सके, और ये फिर वही करने जा रहे हैं। मैं रूल ऑफ लॉ में मानता हूं, कानून में मानता हूं, पता होते हुए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कौम को बताना चाहता हूं कि ये बेनकाब हो गए। ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, जो चोर और डाकू इन्होंने बैठाए हैं, ये बेनकाब हो गए हैं कि इनकी नीयत क्या है। नीयत कभी इस मुल्क में कानून नहीं थी, इसमें जंगल का कानून नाफिज किया हुआ है इन्होंने। और इसी के साथ देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।